नमस्कार दोस्तों, और एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अभिवृद्धि एवं विकास की सिद्धांत एवं अवस्थाएं के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग पूरा डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि बीएड में इस टॉपिक से बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है इसको पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्भ स्थिति से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति में परिवर्तन होते रहते हैं। बालक जन्म लेने के पश्चात शैशव काल में आता है। ठीक है, बालक जो है जन्म जैसे ही लेता है वह क्या होता है, उसका जो काल होता है वह शैशव काल होता है। ठीक है, इसके बाद बाल्यकाल होता है, किशोरा काल होता है और प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। इस तरह से अवस्थाएं बच्चों की बदलती चली जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले शैशव काल होता है, फिर हमारा बाल्यकाल होता है, फिर किशोरा काल होता है, फिर प्रौढ़ावस्था काल होता है। ठीक है, इन सभी अवस्थाओं में परिवर्तन आते हैं, जिनका प्रमुख आधार अभिवृद्धि और विकास होता है। ठीक है, इसका जो प्रमुख कारण है जिस पर ये परिवर्तन होता है, ये किस आधार पर होता है, ये अभिवृद्धि और विकास के आधार पर होता है। ठीक है, शिक्षण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह बालक के विकास के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे। ठीक है, शिक्षण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह बालक के विकास के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे। अध्यापक बालक के सर्वांगीण विकास में उसी समय योगदान प्रदान कर सकता है जबकि वह वृद्धि और विकास के अर्थ, अवस्थाएं और सिद्धांतों को भली भांति समझ ले। ठीक है, इस ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपनी शिक्षण प्रणाली को विकसित कर सकता है। ठीक है, एक शिक्षक जो होता है वो क्या करता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास में भागीदारी लेता है। ठीक है, अब हम लोग अभिवृद्धि की बात करेंगे। ठीक है, अभिवृद्धि जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, बढ़ना कहते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि का अर्थ कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। ठीक है, कोशिका जो हमारे शरीर की होती है उसकी गुणात्मक गुण से भरा हुआ वृद्धि अभिवृद्धि होती है। ठीक है, जैसे ऊंचाई हो गया, भार हो गया, चौड़ाई हो गया, ये सब क्या है, आदि की वृद्धि, हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना आदि अभिवृद्धि कहलाएगी। फ्रैंक के अनुसार कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ठीक है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है कि फ्रैंक के अनुसार फ्रैंक ने क्या कहा था, कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ठीक है, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन इज ग्रोथ। ठीक है, सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, अभिवृद्धि स्वाभाविक विकास है, अपने आप ये विकास होता रहता है समय के साथ। गर्भ धारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं तथा प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिवृद्धि कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। मानव अभिवृद्धि की विशेषताएं और स्वरूप का अध्ययन प्रायः सभी शरीर विज्ञानी, जीवशास्त्री, मनोविश्लेषक, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, शिक्षाशास्त्री तथा बाल चिकित्सक आदि करते हैं। ठीक है, मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है
कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य ही है बालक के व्यक्तित्व में प्रगतिशील परिवर्तन लाना। यह परिवर्तन मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अनुरूप ही लाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग विकास के अर्थ की बात करेंगे। तो विकास के अर्थ में हम लोग संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास है। जैसा कि शरीर जो है वो शरीर का जो विकास होता है उसके आकृति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग विकास कहते हैं। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। ठीक है, संपूर्ण अभिवृद्धि का जो संगठन है वो क्या है, विकास है। इसके कारण बालक की कार्य क्षमता और कुशलता में प्रगति होती है। उदाहरण के लिए पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि अभिवृद्धि है, किंतु इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता है। इस विकास से ही शारीरिक क्षमता में परिवर्तन आता है। शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। ठीक है, शिक्षा जो है बालक के लिए है, जब न कि बालक शिक्षा के लिए। अतः शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते समय पहले बालक की ओर ध्यान जाता है, अर्थात शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। बालक का विकास कैसे होता है, बालक में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं, इसकी उत्तर प्राप्त करने के लिए विकास का अर्थ ज्ञात करना आवश्यक है। अभिवृद्धि के साथ साथ बालक में विकास भी होता जाता है। विकास जीवन पर्यंत क्रमानुसार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हॉरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, हॉरलॉक के अनुसार विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। टायलर के अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। ठीक है, टायलर के अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। विगत कुछ वर्षों में विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान कार्य हुए हैं और जन्म से लेकर प्रौढ़ता तक बालक में होने वाले परिवर्तनों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है। बालक का विकास निरंतरता में होता रहता है। बालक में ही नहीं, शिशु से लेकर प्रौढ़ तक सदा परिवर्तन होता रहता है। कोई व्यक्ति जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। यही नहीं, इस क्षण व्यक्ति जैसा है दूसरे क्षण वह वैसा नहीं रहेगा। कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, कुछ अज्ञात रूप में होते रहते हैं, किंतु परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक जाति के अपने प्रतिमान निश्चित होते हैं। मनुष्य जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक सा है, उसमें अंतर नहीं होता है। शिशु इसी प्रतिमान के अनुसार विकास करता है। मनुष्यों के विकास के प्रतिमानों में समानता होती है, यद्यपि मानव जाति के विकास के प्रतिमानों में समानता है, किंतु विकास की गति में भिन्नता होती है। विकास की गति सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। ठीक है, विकास की जो गति होती है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। पहले यह माना जाता था कि शिशु विशिष्ट क्रियाएं पहले करता है, तत्पश्चात सामान्य क्रिया की ओर बढ़ता है, किंतु विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी प्रकार के विकास पहले सामान्य रूप से होते हैं, बाद में विशिष्ट रूप में। मानव विकास एक ज्ञात कर्म होता है। बच्चा पहले करवट लेता है, बैठता है, घुटने चलता है, खड़ा होता है, फिर चलता है। बालक का विकास जटिल प्रक्रिया है। बालक का विकास सदा एकीकृत होता है। विकास के अनेक पक्ष होते हैं तथा शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि प्रत्येक पक्ष में पृथक पृथक अंगों शक्तियों का विकास होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु शैशव काल में विकास अधिक तीव्र होता है। ज्यों ज्यों आयु बढ़ती जाती है विकास की गति मंद होने लगती है। थर्स्टन एवं थॉर्नडाइक ने यह
निष्कर्ष निकाला है कि प्रारंभिक वर्षों में सभी प्रकार का विकास अधिक तीव्र होता है। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय जो विकास होता है बच्चों का वो बहुत तीव्र गति से होता है। शिक्षा की दृष्टि से इस सिद्धांत का निहितार्थ यह हुआ कि शिशुओं की शिक्षा का प्रबंध अधिक सावधानी से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अभिवृद्धि व विकास का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग दोनों को समायोजन करके पढ़ेंगे, समायोजित करके पढ़ेंगे अभिवृद्धि व विकास का अर्थ। ठीक है, मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह शिक्षा की योजना का क्रियान्वयन विकास तथा अभिवृद्धि के संदर्भ में कर सकता है। फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोषीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है, शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। मेरिडिथ के शब्दों में कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का प्रयोग विभेद या विशिष्टीकरण के रूप में करते हैं। अभिवृद्धि और विकास का अर्थ समझने के लिए हमें उनके अंतर को समझ लेना आवश्यक है। सोरेंसेस के अनुसार सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ, हड्डियों के आकार में वृद्धि होती है, पर कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन भी हो जाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। ठीक है, विकास में अभिवृद्धि का जो भाव है वो सदैव निहित रहता है। ठीक है, विकास के अंदर अभिवृद्धि आ जाता है। ठीक है, फिर भी लेखकों द्वारा दोनों शब्दों का प्रयोग साधारणतः एक ही अर्थ में किया जाता है। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से आरंभ हो जाती हैं जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। ये प्रक्रियाएं उनके जन्म के बाद भी चलती रहती हैं। फलस्वरूप यह विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है जिनमें उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आदि विकास होता है। अतः हम हरलॉक के शब्दों में कह सकते हैं, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील कर्म निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप क्या होती हैं, व्यक्ति में क्या परिवर्तन होती है, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत की यदि बात करें, ठीक है, अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल की हम लोग बात करेंगे अब। ठीक है, गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। हम अधोलिखित पंक्तियों में इनका वर्णन कर सकते हैं। अभिवृद्धि व विकास के जो सिद्धांत होते हैं उनमें से सबसे पहला जो सिद्धांत है हमारा वो निरंतर विकास का सिद्धांत होता है। अभिवृद्धि और विकास क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये जीवन पर्यंत चलते रहती है, कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। ठीक है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। उदाहरणार्थ, प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र रहती है, उसके बाद मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ का मंद गति से होता है, पर विकास की प्रक्रिया क्या होती है, चलती अवश्य रहती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, स्किनर के शब्दों में विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। विकास की प्रक्रिया जो है वो आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये
लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। डगलस एवं हॉलैंड ने इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा रहता है। जो छोटा होता है यह साधारणतः छोटा रहता है। विकास कर्म का सिद्धांत। तीसरा जो हमारा सिद्धांत है वह विकास कर्म का सिद्धांत। ठीक है, सीक्वेंस, जिसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित कर्म में होता है। ठीक है, सरले, गेसेल, पियाजे, एमिस आदि की परीक्षाओं ने यह बात सिद्ध कर दी है। उदाहरण 32 से 36 माह का बालक वृत्त को उल्टा, 60 माह का बालक सीधा और 72 माह का फिर उल्टा बनाता है। इसी प्रकार जन्म के समय वह केवल रोना जानता है। 3 माह से वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है। 6 माह में वह आनंद की ध्वनि करने लगता है। 7 माह में वह अपने माता पिता के लिए पा, बा, दा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है। कुप्पुस्वामी जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम के दर्शाया गया है, व्यक्तिगत, सामाजिक व्यवहार, भाषा विकास, सामंजस्य व्यवहार, गामक विकास। ये जो है 0 में गर्भाधान होता है, 1 सप्ताह में भ्रूणावस्था होता है, 8 सप्ताह में गर्भावस्था होता है, 10 सप्ताह में धड़ का विस्तार होता है। इस तरह से जो विकास का जो कर्म है ये यहाँ पे दिया हुआ है इस डायग्राम में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं और आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो सिद्धांत है विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। सिर से पैर की दिशा में होता है। उदाहरणार्थ, अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है। पहले 3 माह में वह अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 6 माह में वह अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 12 माह में वह स्वयं उठ बैठने और घिसट कर चलने लगता है। 1 वर्ष का हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है, वह खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था वह 1 वर्ष बाद खड़ा होने और 18 माह के बाद चलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरणार्थ, वह पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इस प्रकार जैसा कि कुप्पुस्वामी ने लिखा है, विकास में पूर्ण से अंगों की ओर और एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। उदाहरणार्थ, जब बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान के केंद्रीयकरण और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, तब साथ साथ उसमें गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है। अतः गैरिसन तथा अन्य का कथन है, शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा जो है, जिसको हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के अपने अपने कुछ न कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप में व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही आयु के 2 बालकों, 2 बालिकाओं या एक बालक, एक बालिका के शरीर, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि
विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। इसलिए स्किनर का मत है विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ये स्किनर ने बोला है, ये स्किनर ने बोला है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए हरलॉक ने लिखा है प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरणार्थ संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। उदाहरण नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों का सामान्य रूप से चलाता है। हरलॉक का कथन है विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण, न केवल वातावरण के कारण, वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। ठीक है, इसकी पुष्टि स्किनर द्वारा इन शब्दों में की गई है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण कुपोषण और गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए विकास के क्रम में वंशानुक्रम और वातावरण की भी बहुत ही अहम भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग विकास की जैव वैज्ञानिक अवधारणा हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जितने भी सारे वीडियो इस तरह के अपलोड करें सबसे पहले आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।